मैं सऊदी अरब में टैक्सी चलाता था। दिन रात सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए अनजान चेहरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम था। एक दिन एक सवारी ने मेरी टैक्सी में एक थैला छोड़ दिया, जिसमें ढेर सारे पैसे भरे थे। मेरे लिए ये पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। बिना ज्यादा सोचे समझे मैंने तुरंत भारत की फ्लाइट पकड़ ली। उस पैसे से मैंने अपनी छोटी बहन की शादी धूमधाम से करवाई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि जैसे सपना सच हो गया। एक महीने बाद मैं सऊदी वापस लौट आया, अपने पुराने काम पर। कुछ दिन बाद मुझे एक बड़े व्यापारी के घर पर दावत का न्योता मिला। वहां सैकड़ों लोग जमा थे। विदेशों से आई नर्तकियां मेहमानों का स्वागत कर रही थीं। मैंने जैसे ही भीड़ में नजर दौड़ाई, मेरे पैर थम गए। उन नर्तकियों में मेरी अपनी बहन थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं वहां से खाना खाने का इरादा छोड़कर तुरंत निकल गया। मेरे लिए अपनी ईमानदारी और काम के प्रति वफादारी सबसे ऊपर थी। थोड़ी दूर चलने पर एक होटल के पास मुझे एक जोड़ा दिखा। उनके हाव भाव से साफ था कि वे या तो भारतीय थे या पड़ोसी मुल्क से। मैंने गाड़ी रोकी, उनका सामान बैग में रखा और मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। मन में आया कि पूछूं, आप लोग कहाँ से हैं? लेकिन मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। सवारी को बेवजह की बातचीत कभी कभी असहज कर सकती है। मैं चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। तभी उस जोड़े की महिला ने मुझसे पूछा, हम कितनी देर में पहुंचेंगे? मैंने रियरव्यू मिरर में देखते हुए जवाब दिया, बस मैडम, 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। उसने तुरंत कहा, थोड़ा तेज चलाओ, हमें देर हो रही है। उनकी हड़बड़ी देखकर मैंने स्पीड बढ़ाई, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि तेज गाड़ी चलाने से जुर्माना हो सकता था। अभी कुछ ही दूर गया था कि उसका पति बोला, तुम्हारे चेहरे से लगता है तुम भारत या आसपास के किसी देश से हो। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी, मैं भारत से हूं। आप लोग कहाँ से हैं? मेरे सवाल पर उसका चेहरा सख्त हो गया। ये तुम्हारा काम नहीं है, बस गाड़ी चलाओ। उसका ये रूखा जवाब सुनकर मेरा मन खट्टा हो गया। उसने खुद मुझसे सवाल किया, और जब मैंने विनम्रता से पूछा तो मुझे अपमानित कर दिया। मैंने अब चुप रहने का फैसला किया और गाड़ी चलाने पर ध्यान लगाया। गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था, वरना सवारी से खराब रिव्यू मिल सकता था। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें उनकी मंजिल पर उतार दिया। पैसे लेते वक्त उस शख्स ने फिर कहा, अच्छा होगा कि तुम सिर्फ अपना काम करो। लोगों से उनके देश या ठिकाने के बारे में पूछना तुम्हारा काम नहीं। वक्त बर्बाद मत करो। मैंने चुपचाप उनका सामान उतारा, धन्यवाद कहा और अगली सवारी के लिए निकल पड़ा। उस जोड़े का व्यवहार मुझे अजीब लगा। अगर बताना ही नहीं था तो मुझसे सवाल क्यों किया? शाम के करीब 4 बजे थे। मेरे दिमाग में एक ख्याल कौन था, लेकिन मैंने उसे झटक दिया। अभी दूसरी सवारी पर ध्यान देना था, फिर खाने का इरादा था। मेरी अगली सवारी एक कारोबारी था। वो गाड़ी में बैठते ही बोला, हाय। उसके कपड़ों और अंदाज से लग रहा था कि वो शायद लंदन या सिंगापुर से आया हो। इस बार मैंने कोई बात नहीं की। एक बार का अपमान काफी था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, तभी उसने एक छोटा सा बैग मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, ये पीछे पड़ा था, मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसे सामने रख दो। मैंने हैरानी से उस बैग को लिया और सामने की सीट पर रख दिया। ये बैग आखिर किसका था? मन में सवालों का तूफान उठने लगा। मैंने फिर भी चुप रहना बेहतर समझा। उसे उसकी मंजिल पर उतारने के बाद मैं सीधे एक ढाबे की ओर निकल गया। अब मेरा मन और सवारी लेने का नहीं था। वो बैग मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। क्या ये उस अजीब जोड़े का था या उस कारोबारी का? शाम 5 बजे के आसपास एक डर मेरे मन में घर करने लगा। कहीं ये बैग खतरनाक तो नहीं? क्या इसमें कुछ गलत चीज हो सकती है? ये सोचते ही मैं गाड़ी से उतरा और बैग लेकर ढाबे के अंदर चला गया। हर शुक्रवार मैं अच्छा खाना खाता था, वरना बाकी दिन सादा खाना ही चलता था। ढाबे में पहुंचते ही एक वेटर तुरंत मेरे पास आया, जो आमतौर पर इतनी जल्दी नहीं आता। मैंने जल्दी से खाना ऑर्डर किया और कहा, थोड़ी देर बाद आना। फिर मैंने धीरे से बैग खोला। जैसे ही मैंने अंदर झांका, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बैग में एक गुड़िया थी और उसमें ढेर सारे नोट भरे हुए थे। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। पसीने की बूंदें माथे पर छलक आईं। ऐसा लग रहा था जैसे सांस ही रुक जाएगी। मैंने तुरंत बैग बंद किया, ऑर्डर रद्द किया और ढाबे से बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठकर मैं अपने कमरे की ओर चल पड़ा। मेरा मन बेचैन था।
वो बैग किसका था? ये तो साफ था कि वो कारोबारी का नहीं हो सकता। कोई समझदार इंसान इतना पैसा भरा बैग किसी और को नहीं देगा। शायद वो उस अजीब जोड़े का था। उनके हाव भाव से लग रहा था कि वो अमीर थे, लेकिन इतना पैसा कोई गलती से कैसे भूल सकता है? कमरे में पहुंचकर मैं चुपचाप बैठ गया। एक पल को मन में आया कि बैग लौटा दूं, लेकिन फिर लालच ने मुझे जकड़ लिया। मैंने सोचा, अगर ये पैसा रख लिया तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। मैं सालों से सऊदी में टैक्सी चला रहा था, लेकिन इतनी कमाई कभी नहीं हुई कि अपनी बहन की शादी कर सकूं या अपना घर खरीद सकूं। वो बैग देखकर लग रहा था कि उसमें लाखों, शायद करोड़ों रुपए हों। मेरे दिमाग ने तेजी से काम शुरू कर दिया। मैंने ठान लिया कि थोड़ा-थोड़ा करके पैसे भारत भेजूंगा। अगर पूरा बैग लेकर एयरपोर्ट गया तो पकड़ा जा सकता था। मैंने गिनती की और पहले दिन 1 लाख रुपए लेकर बैंक गया। वहां से पैसे भारत भेज दिए और टैक्स भी भर दिया, ताकि कोई कानूनी दिक्कत न आए। मेरा प्लान था कि धीरे धीरे पैसे भेजूं ताकि किसी को शक न हो। अगले कुछ हफ्तों तक मैंने यही किया। अपने खाते से माँ के खाते में पैसे भेजे। घर वालों को ताकीद की कि किसी से कुछ न बताएं और पैसे न निकालें। मैं अपनी टैक्सी भी चलाता रहा ताकि कोई शक न करे। हैरानी की बात थी कि जिसका बैग था, उसने मुझसे कभी संपर्क नहीं किया। मेरे पास उनका नंबर भी था, लेकिन कोई कॉल नहीं आया। 3 महीने बाद मैंने सारे पैसे भारत भेज दिए। फिर चुपके से फ्लाइट बुक की और बिना किसी को बताए भारत लौट आया। एयरपोर्ट पर कदम रखते ही मन में डर था। इतना पैसा साथ ले जाना कोई छोटी बात नहीं थी। अगर पकड़ा गया तो जेल की हवा खानी पड़ सकती थी। लेकिन मैं खुशकिस्मत था। मैंने एक टैक्सी ली और सीधे घर पहुंच गया। घर पहुंचते ही माँ मुझे देखकर रो पड़ी। 1.5 साल बाद मैं घर आया था। बहनें और भाई भी भावुक हो गए। मैं भी खुद को रोक नहीं पाया। जो इंसान विदेश में अकेले रहता है, वही समझ सकता है कि ये तन्हाई कितनी तकलीफदेह होती है। खाना पीना होने के बाद माँ मेरे पास बैठीं और बोलीं, बेटा इतना पैसा कहाँ से आया? कोई बड़ा इनाम मिला क्या? और अचानक वापस क्यों आ गए? मैंने माँ से कहा, छोटी की शादी की बात करो। अब हम उसकी शादी धूमधाम से करेंगे। और मैं एक घर भी खरीदना चाहता हूँ। माँ हैरान रह गईं। उन्होंने फिर पूछा, बेटा कुछ तो बता। लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। अभी मैं किसी को ये राज नहीं खोल सकता था। मेरी माँ सादी और भोली थीं। अगर उनके मुंह से गलती से भी ये राज बाहर निकल जाता तो सब कुछ बर्बाद हो सकता था। इसलिए मैंने ये बात अपने सीने में दबाकर रखी। जब माँ ने छोटी बहन के ससुराल वालों से बात की तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। उनका कहना था, हम तो पहले से तैयार थे, आप लोग ही टाल रहे थे। ये बात सच भी थी। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे। मेरे 2 भाई थे, लेकिन उनकी शादियां हो चुकी थीं और वो अपने घर गृहस्थी में व्यस्त थे। मेरी 2 बड़ी बहनों की शादी पिताजी के समय में हो गई थी। अब बस छोटी बहन बची थी, जिसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। मेरे भाइयों का रवैया देखकर साफ था कि वो इस जिम्मेदारी में कोई मदद नहीं करेंगे। लेकिन मेरे पास अब पैसे थे और मैंने ठान लिया था कि मैं एक अच्छा भाई बनकर अपनी बहन की शादी करवाऊंगा। कुछ ही हफ्तों में सारी तैयारियां पूरी हो गईं। मैंने माँ के साथ मिलकर एक सुंदर सा घर भी चुन लिया। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उन पैसों ने मेरी जिंदगी को जैसे जादू से बदल दिया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी इतनी आसानी से पटरी पर आ सकती है। आखिरकार शादी का दिन आ गया। मैंने अपनी बहन को हर वो चीज दी जो उसे ससुराल में कभी कमी न महसूस होने दे। दहेज में हर सामान सोच समझकर चुना, ताकि उसकी जिंदगी में कोई कमी न रहे। ससुराल वाले बार बार मना करते रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब है। लेकिन मैंने साफ कहा, एक भाई अपनी बहन के लिए जितना करे, वो हमेशा कम ही होता है। शादी की सुबह जब मेरी बहन मुस्कुराते हुए विदा होने आई, मेरी आंखें खुशी से चमक रही थीं। मुझे लगा जैसे मैंने जिंदगी का एक बड़ा मकसद पूरा कर लिया हो। एक अच्छा घर खरीद लिया, बहन की शादी कर दी, और फिर भी मेरे पास कुछ पैसे बचे थे। माँ अब बार बार मेरी शादी की बात करने लगी थीं, लेकिन मैं चाहता था कि पहले अपनी जिंदगी को और मजबूत कर लूं। घर खरीदना ही सब कुछ नहीं था। मेरे पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, बस करीब 1 करोड़ रुपए थे, जिनसे बहन की शादी और घर का खर्चा पूरा हुआ था। जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए मुझे अभी और मेहनत करनी थी। 6 महीने भारत में रहने के बाद मैं फिर सऊदी लौट गया। इस बार मुझे पूरा भरोसा था कि अब कुछ गलत नहीं होगा।
2 दिन बाद ही मैंने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। एक दिन सामान्य सा दिन था। मैंने कुछ सवारियां उतारी और अब खाना खाने का मन था। मैं एक ढाबे की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैंने खाना मंगवाया और कुर्सी पर बैठकर राहत की सांस ली, तभी एक महिला जोर-जोर से चिल्लाती हुई ढाबे में घुसी। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। वो अपनी साड़ी को बार-बार झटक रही थी। उसके कपड़ों पर अजीब-अजीब से कीड़े रेंग रहे थे। वो तकलीफ में थी और उसके हाव-भाव से साफ था कि वो किसी रईस परिवार से थी। लेकिन ढाबे का कोई कर्मचारी उसके पास जाने को तैयार नहीं था। सब डर के मारे दूर खड़े थे। मेरे दिल ने मुझे चुप बैठने नहीं दिया। मैं तुरंत उठा, अपनी जैकेट उतारी और उसके कपड़ों से कीड़े हटाने लगा। ये देखकर कुछ लोग खड़े हो गए, लेकिन शुक्र था कि ढाबे वाले शोर नहीं मचा रहे थे। सब चुपचाप उसे संभलने का मौका दे रहे थे। जब मैंने सारे कीड़े हटा दिए और कुछ बड़े कीड़ों को मारकर बाहर फेंक दिया, तो वो महिला रोते-रोते पास की कुर्सी पर बैठ गई। ढाबे के कर्मचारी अब उसकी मदद के लिए आए। मैं चुपचाप अपनी जगह लौट गया, अपनी जैकेट पहनी और खाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में माहौल शांत हो गया और मेरा खाना भी आ गया। मैं खाना खा ही रहा था कि वो महिला मेरे सामने आकर बैठ गई। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम न होते तो मैं डर के मारे कुछ कर बैठती। मैंने उसकी ओर देखकर कहा, ऐसी छोटी-मोटी बातों पर इतना घबराने से कुछ हल नहीं होता। इससे और परेशानी बढ़ती है। अगली बार अगर ऐसा हो तो शांति से मदद मांगिए। अगर कोई न मदद करे तो खुद हिम्मत करके कुछ कीजिए, लेकिन चिल्लाने से बचिए। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत समझदार हो। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रही थी। मैंने जवाब दिया, मैं भारत से हूँ। यहाँ टैक्सी चलाता हूँ। वो तपाक से बोली, तो एक दिन में कितना कमा लेते हो? भारतीय रुपये में बताओ। ये सवाल सुनकर मैं चौंक गया। मुझे अपनी कमाई के बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं था, चाहे वो ज्यादा हो या कम। मैं बात टालने वाला था। तभी उसने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, अरे डरो मत। मैं तुम्हारी कमाई से जलन नहीं करूंगी। हम बहुत अमीर लोग हैं। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ। ऐसा लगा जैसे वो मेरे मन की बात पढ़ रही हो। मैंने धीरे से कहा, ठीक ठाक कमा लेता हूँ। इस बार भी मैंने अपनी कमाई छुपा ली। वो बोली, कोई बात नहीं। कुछ लोग अपनी कमाई छुपाते हैं और इसमें बुराई भी नहीं। हम भी अपनी आमदनी किसी को नहीं बताते। फिर उसने कहा, मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत पसंद आया। मुझे एक ड्राइवर चाहिए जो मेरे लिए हमेशा काम करे। मैं तुम्हें हर महीने 50 लाख रुपए दूंगी। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। वो फिर बोली, तुमने आज मेरी जान बचाई। मुझे कीड़ों से बहुत डर लगता है। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने पूछा, तुम किसी कंपनी के लिए टैक्सी चलाते हो ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो मुस्कुराकर बोली, फिर तो तुम्हारी बचत बहुत कम होती होगी। कंपनी को हिस्सा देना, भारत पैसे भेजना, अपने लिए शायद कुछ बचता ही नहीं। उसकी बातों से लगा जैसे वो मेरी जिंदगी को बिल्कुल समझ रही हो। मैंने तुरंत कहा, मैडम, अगर आप 50 लाख रुपए महीना देंगी तो मैं अभी तैयार हूं। मुझे सचमुच पैसों की जरूरत है। हाल ही में बहन की शादी की है, घर खरीदा है और अब अपनी शादी की सोच रहा हूं। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो बोली, मैं तुम्हें इतना सक्षम बना दूंगी कि तुम शादी कर सको, अपनी माँ और बीवी को भी यहाँ बुला सको। बस मेरे साथ ईमानदारी से काम करना। ये सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे लिए कोई लॉटरी खुल गई हो। 6 महीने पहले वो पैसों से भरा बैग मिला और अब ये नौकरी। मैंने तुरंत हाँ कर दी। उसने मुझे अपना नाम पता और फोन नंबर दिया और चली गई। मैंने उसे खाना खाने के लिए रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। बोली, मैं ऐसे छोटे ढाबों में खाना नहीं खाती। वो सिर्फ इसलिए ढाबे में आई थी क्योंकि कीड़े उसकी साड़ी पर चिपक गए थे और वो घबरा गई थी। उसके जाने के बाद मैं टैक्सी चलाने नहीं गया, सीधे अपने कमरे पर लौट आया। मन में था कि माँ को फोन करके सब बता दूं, लेकिन मैं रुक गया। अभी मैं अपनी टैक्सी कंपनी नहीं छोड़ना चाहता था। पहले ये देखना था कि ये लोग कैसे हैं, मुझे इज्जत से रखेंगे या नहीं। सारी रात मैं यही सोचता रहा। अगली सुबह मैं सूरज उगने से पहले ही उस महिला के आलीशान घर पहुंच गया। उसका घर देखकर ही अंदाजा हो गया कि वो वाकई बहुत रईस है। मैंने मन में ठान लिया था
कि अब मैं यही नौकरी करूंगा और टैक्सी का काम छोड़ दूंगा। हिम्मत जुटाकर मैं अंदर चला गया। अभी कुछ बोलने ही वाला था कि एक नौकरानी बाहर आई और बोली, तुम्हारा नाम अमर है ना? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। वो बोली, चलो मैडम बुला रही हैं। मैं उसके पीछे पीछे एक विशाल हॉल में पहुंचा, जहां एक महिला शानदार कपड़ों में बैठी थी। मैंने नमस्ते किया तो वो खड़ी हुई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम समय के बहुत पक्के हो, ये मुझे बहुत पसंद आया। अगर तुम इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारा भविष्य सुनहरा है। फिर वो मुस्कुराई और बोली, चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ियां दिखाती हूँ और तुम्हारी ड्राइविंग भी देखती हूँ। मैंने तुरंत कहा, मैडम आपको कोई शिकायत नहीं होगी, मैंने भारत में भी गाड़ियां चलाई हैं, मुझे अच्छा अनुभव है। वो हल्के से हंसी और बोली, ये तो साथ चलकर पता चलेगा। वो मुझे अपने गैरेज में ले गईं, जहां एक से बढ़कर एक चमचमाती गाड़ियां खड़ी थीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बचपन से मेरा सपना था ऐसी शानदार गाड़ियां चलाने का। उन्होंने मुझे एक BMW में बैठाया और टेस्ट ड्राइव के लिए निकल पड़े। मैंने गाड़ी को ध्यान से चलाया, हर चीज को समझते हुए। कुछ ही देर बाद उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम बिना शोर मचाए शानदार काम करते हो। तुम्हारी ड्राइविंग ने मुझे प्रभावित किया। चलो अब वापस चलते हैं। मैंने गाड़ी मोड़कर उन्हें घर पहुंचा दिया। मन में बार बार सवाल उठ रहा था कि ये महिला मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रही है, लेकिन मैंने ज्यादा सोचने के बजाय इसे किस्मत का खेल मान लिया। अगले दिन मैंने टैक्सी कंपनी से सारा हिसाब किताब खत्म किया और उनकी गाड़ी की चाबियां लौटा दीं। अब मैं पूरी तरह उनकी नौकरी में था। सुबह 8 बजे जाता और रात 8 बजे ड्यूटी खत्म होती। उन्होंने मुझे अपने स्टाफ क्वार्टर में रहने का ऑफर दिया, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे अपने पुराने मोहल्ले में दोस्तों के बीच रहना पसंद था। मेरा मानना था कि जहां काम करो वहां रहना ठीक नहीं। इससे न इज्जत रहती है न सुकून। मैंने माँ को फोन करके सब बताया। पहले वो थोड़ा डरी, लेकिन जब मैंने तनख्वाह की बात कही तो वो खुशी से मान गईं। दिन बीतने लगे। मेरी जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा आसान थी। 2 महीनों में मैंने 1 लाख रुपए बचा लिए थे। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। कई बार मुझे हैरानी होती कि ये महिला मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है। वो मुझे खाना देती, शॉपिंग करवाती। कभी कभी लगता जैसे वो मुझे खास तवज्जो देती हैं, लेकिन वो शादीशुदा थीं, उनके बच्चे थे और उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की जो गलत लगे। मैंने अपने ख्यालों को झटका और सोचा, अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, उनके लिए लाख रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मुझे क्या पता था कि इसके पीछे एक गहरा राज छुपा था। एक दिन हमेशा की तरह मैं उन्हें एक सैलून छोड़ने गया। तभी मेरे पास उनके गार्ड का फोन आया। मैंने हालचाल पूछा तो वो बोला, आज तुम मैडम की पार्टी में आ रहे हो ना? मैं हैरान हुआ। कैसी पार्टी? मैंने पूछा। वो चुप रहा, फिर बोला, क्या मैडम ने तुम्हें नहीं बताया? वो तो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, फिर भी तुम्हें नहीं बुलाया? मैं अवाक रह गया। उसने बताया कि मैडम ने अपने घर पर एक बड़ी दावत रखी है और सारे स्टाफ को बुलाया है। मैंने बात को टाल दिया, लेकिन मन में जलन सी होने लगी। जब मैं मैडम को वापस लेने गया तो मैंने हिम्मत करके पूछ लिया। वो हंसकर बोली, अरे तुम तो अब हमारे परिवार जैसे हो, तुम्हें अलग से बुलाने की क्या जरूरत? तुम जरूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनकी बात सुनकर मेरा मन शांत हुआ। उस दिन आधे दिन की ड्यूटी के बाद मुझे छुट्टी मिल गई। रात को मैं अच्छे कपड़े पहनकर उनके घर पहुंचा। पार्टी शुरू हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि पता चला कि आज नाच गाने का प्रोग्राम भी है। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं उठकर जाने की सोच ही रहा था कि मैडम की नज़र मुझ पर पड़ी। वो मुस्कुराईं तो मैं रुक गया। थोड़ी देर बाद नर्तकियां आईं। मैं एक कोने में चुपचाप खड़ा था, हाथ में जूस का गिलास लिए, नजरें नीचे रखी थीं। तभी मेरी नज़र सामने पड़ी और मेरा दिल जैसे रुक गया। वहां नाचने वालों में मेरी छोटी बहन थी, वही बहन जिसकी शादी मैंने इतने प्यार और मेहनत से करवाई थी। मेरा शरीर पत्थर सा हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सीने पर चाकू चला रहा हो। मैं एक पल भी नहीं रुका। तेजी से उसकी ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। वो नाच में डूबी थी, लेकिन मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो ठिठक कर रुक गई, फिर पीछे हटी और नाचने लगी। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका।
मैंने उसका हाथ खींचा और उसे बाहर ले गया। बाहर आते ही मैंने उसे झकझोरा और पूछा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी शादी तो हो चुकी थी। तुम अपने घर में खुश थीं। फिर ये सब क्या है? वो चुप थी, उसकी आंखें उदास थीं। मैं कुछ और कहने ही वाला था कि पीछे से मैडम की आवाज आई। मैंने पलटकर देखा तो वो बोली, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? तुम्हारी बहन को तुम्हारे ही जरिए करोड़ों में बेचा गया था। मैं जैसे जम गया। वो आगे बोली, तुम एक बड़े जाल में फंस गए थे। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था। जब तुम मेरे पास नौकरी के लिए आए, मैंने तुम्हारा पूरा पता लगवाया। तब मुझे पता चला कि तुम्हारी बहन यहीं इसी देश में है। जिस परिवार में तुमने उसकी शादी की थी, वो कोई साधारण लोग नहीं थे। वो एक गिरोह था जो लड़कियों को खरीदता और बेचता है। तुम्हारी बहन उनके चंगुल में फंस गई थी। तुम शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। उसी का फायदा उठाकर उन्होंने तुमसे पैसे निकलवाए और तुम्हारी बहन को यहाँ बुलवा लिया। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरी बहन भी सिसक रही थी। उसके चेहरे की उदासी और आंखों के नीचे काले निशान बता रहे थे कि उसने कितनी तकलीफ झेली थी। मैंने उसके सामने सिर झुकाकर माफी मांगी। ये सब मेरी अनजाने में हुई गलती थी। उस महिला ने मेरी जान बचाने के बदले मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। उन्होंने मेरी बहन को इज्जत के साथ भारत भेजा, उसका तलाक करवाया और मुझे नौकरी से भी नहीं निकाला। आज मैं उसी घर में काम करता हूँ। मैंने अपनी बहन की शादी अपने एक भरोसेमंद रिश्तेदार से करवा दी। माँ को भी सऊदी बुला लिया है और अब मैं अपनी शादी की सोच रहा हूँ। लेकिन जब भी उस दिन की बात याद आती है, मेरा दिल कांप उठता है। लोग इतने धोखेबाज और चालाक कैसे हो सकते हैं? इतनी बड़ी साजिश कोई कैसे रच सकता है? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन सच कहूं, अगर आप दिल से किसी का भला करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर भी किसी की मदद करते हैं, तो भगवान कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता। उस महिला की मेहरबानी ने मेरी जिंदगी को नई दिशा दी। आज मैं और मेरा परिवार एक नई शुरुआत कर चुके हैं और मैं हर दिन इसके लिए शुक्र